भाई ने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की का 8 बार पीछा किया, लेकिन हर बार ठुकरा दिया गया। आखिरकार वो मुझे अपने इस मशहूर आशिक दोस्त को खुद मैदान में उतार लाया। लेकिन कुछ ही चालों में सामने वाले के सलाहकार ने मुझे ऐसी मात दी कि मैं पूरी तरह दब गया। गुस्से में मैंने तय किया कि इस दुश्मन सलाहकार से आमने सामने मिलूंगा। भाई के इशारे पर जब मैंने उसकी तरफ देखा, तो सामने वही परिचित आड़ू जैसी आंखें और होठों पर तिरछी मुस्कान थी। धत्त तेरे की, ये तो मेरी बचपन की दुश्मन सू योरोंग थी। वही जो पिछले 20 सालों से मेरी हर काली करतूत की गवाह रही है। मेरा भाई जाओ की ऐसा इंसान था जिसकी ताकत तो बहुत थी, लेकिन दिमाग नाम की चीज कम थी। और उसी ने कला विभाग की शांत और परी जैसी लड़की सिया वानिंग पर दिल हार दिया था। आधा महीना बीत गया। वो हॉस्टल की बालकनी में पूरे 1 हफ्ते तक रोता चिल्लाता रहा। टूटी फूटी गिटार लेकर बेसुरी आवाज में प्रेम गीत गाता रहा, यहां तक कि पूरे हॉस्टल का जीना हराम कर दिया। आखिरकार वो घिसटता हुआ मेरे पैरों से लिपट गया। आंखों में आंसू भरकर बोला, यूं भाई, आपने जितने रिश्ते बनाए हैं, मैंने उतनी बार 1000 मीटर भी नहीं दौड़ा। मुझे बचा लो। अगर वार्निंग ने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। मैंने नफरत से उसका मोटा हाथ झटक दिया और ठंडी हंसी हंस कर बोला, तेरे दिमाग में सिर्फ मांसपेशियां भरी हैं। शिया वानिंग जैसी लड़की किसी और ही दुनिया की है, और तू हर दिन उसे वीचैट पर यही भेजता रहता है, ज्यादा गर्म पानी पिया करो। और आज स्क्वैट्स किए या नहीं? वो अगर सीधे पुलिस में शिकायत नहीं कर रही, तो समझ लें पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। 1 महीने का दोपहर का खाना खिलाने की शर्त पर मैंने इस बेचारे आशिक की कमान अपने हाथ में ले ली। शुरुआत में मुझे लगा ये तो जैसे किसी सबसे बड़े खिलाड़ी का नए खिलाड़ी से मुकाबला हो। मैंने जाओकी से कहा कि सिया वनिंग के संगीत कक्ष जाने वाले रास्ते पर बारिश में एक टूटा हुआ उदास सा इत्तेफाक वाला दृश्य बनाया जाए। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से वो आंखों में चुभने वाला अजीब वीडियो हटवाया और उसकी जगह 2 बहुत ही कम मशहूर पोस्ट रॉक गाने लगवाए। यहां तक कि पूरी रात जागकर मैंने उसके लिए 3 पन्नों का हाई ईक्यू चैटिंग फ्लो चार्ट भी तैयार किया। लेकिन सामने वाले ने हर चाल को इतनी डरावनी सटीकता से रोक दिया कि जैसे उसे पहले से सब पता हो। सिर्फ रोक ही नहीं दिया, हर जवाब ऐसा था कि हर शब्द सीधे निशाने पर लगता। कुछ ही बातों में जाओकी की पूरी पोल खोल दी गई। हताश होकर जाओकी ने अपना फोन मेरे चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर सिया वानिंग का संदेश था, स्टूडेंट जाओ, तुम्हारी पोस्ट रॉक प्लेलिस्ट में गलती से एक सेकंड हैंड रोज का गाना आ गया है। क्या यह किसी पोस्ट मॉडर्न उत्तर पूर्वी लोक शैली की व्याख्या है? और हाँ, कल बारिश बंद होने के बाद ही तुम भीगने निकले थे। सर्दी हो गई होगी, समय पर दवा खा लेना। मैं झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। ये ताना मारने का तरीका, ये अजीब कोण से बात शुरू करना और सामने वाले को जमीन पर रगड़ते हुए भी उसे ज्ञान दे देना, ये अंदाज मैं अच्छी तरह पहचानता था। मैंने दांत भींच कर पूछा, सिया वार्निंग की रूममेट्स में क्या कोई सू यूरोंग भी है? जाओ की थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों हमेशा साथ रहती हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। कैसे पता? अगर मेरी राख बनाकर प्रशांत महासागर में भी बिखेर दो, तब भी मैं उसे पहचान लूंगा। सू यूरोंग, मेरी जन्मजात दुश्मन, बचपन से साथ पली बड़ी मेरी पड़ोसन, मेरी जिंदगी की हर शर्मनाक घटना की इकलौती गवाह, और इस दुनिया की सबसे ज्यादा मुझे चिढ़ाने वाली लड़की। मैंने गहरी सांस ली और जाओकी के कंधे पर हाथ रखा। भाई, ये मैच आसान नहीं है। सामने सिर्फ कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, वो तो पूरा नक्शा देखकर खेलने वाली राक्षस है, तेरी जिंदगी बसाने के लिए। अब मुझे खुद उस शैतान लड़की से मिलना पड़ेगा। सू यूरोंग की दिनचर्या पता करने के बाद मैं शुक्रवार की दोपहर कला भवन के सिरेमिक स्टूडियो के बाहर उसका इंतजार करने लगा। वो दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ी थी। उसने ढीली सी लड़कों वाली सफेद शर्ट पहन रखी थी। आस्तीन कोहनी तक मोड़ी हुई थी और उसकी लंबी गोरी उंगलियों पर सफेद मिट्टी लगी हुई थी। वो मुड़ी, उसकी आड़ू जैसी आंखें हल्की सी ऊपर उठी हुई थीं। किसी को देखते समय उनमें हमेशा 3 हिस्से शरारत और 7 हिस्से आलस भरा रहता था। 20 साल हो गए, लेकिन मुझे मानना पड़ा कि ये लड़की जितनी बड़ी हो रही थी, उतनी ही खूबसूरत होती जा रही थी। यहां तक कि कॉलर बोन पर पड़े मिट्टी के कुछ छींटे भी उस पर बेहद आकर्षक लग रहे थे। वो चाक के पास टिक कर मुस्कुराई। अरे, ये तो हमारे प्रबंधन विभाग के मशहूर आशिक लिन्यू हैं।
आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है क्या? तुम्हें उड़ाकर कला भवन तक ले आई। मैंने एक हाथ दरवाजे के फ्रेम पर टिकाया और पूरी कोशिश की कि मेरा अंदाज दबदबे वाला लगे। सू योर रॉन्ग। सीधी बात करता हूं। जाओ की को सिया वाइनिंग का पीछा करने से मत रोक। बदले में जो शर्त रखनी है रख लो। उसने मेरी दरवाजे पर रखी हथेली की तरफ देखा, फिर जोर से आह भरी। लिम यू, आज घर से निकलने से पहले आईना देखा था? क्या मतलब? तुम्हारी दाहिनी भौं पर टूथपेस्ट लगा हुआ है और तुम्हारी जिप भी पूरी बंद नहीं है। अगली बार हीरो बनने से पहले कम से कम अपनी शक्ल तो देख लिया करो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत भौं पर हाथ फेरा और नीचे झुककर देखा। धत। भौं पर सचमुच टूथपेस्ट लगा था, हालांकि जिप पूरी बंद थी। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया था। मेरी पूरी शानदार एंट्री एक ही पल में बर्बाद हो गई। सू योरोंग के होठों पर आधे सेकंड के लिए हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि शायद कोई और देख भी न पाता। लेकिन मैंने साफ पकड़ लिया। फिर उसने मुस्कान समेट ली। उसकी आवाज शांत हो गई। सिया वनिंग बहुत सीधी लड़की है। मैं उसे किसी गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकती, खासकर तब जब उस गड्ढे का नक्शा तुमने बनाया हो। मैं तुरंत बोला, जाओ की बहुत सीधा लड़का है। जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा, पूरी तरह भरोसेमंद है। वो बिना मेरी तरफ देखे हाथ तौलिए से पोंछने लगी। जिसके साथ रहो वैसा ही असर पड़ता है। तुम्हारी आधी आदत भी अगर उसने सीख ली तो वनिंग की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम किसी भी लड़की को देखते हो, पसंद आती है तो तुरंत पीछे पड़ जाते हो, लेकिन जैसे ही सामने वाला थोड़ा सा जवाब देता है तुम्हारा सारा जोश ऐसे गायब हो जाता है जैसे किसी ने उस पर पानी डाल दिया हो। मैं पूरी तरह चुप हो गया, एक शब्द भी नहीं निकल पाया, क्योंकि वो जो कह रही थी सब सच था। मैं सचमुच ऐसा ही था। दूसरों की नजर में मैं बहुत अनुभवी आशिक था, लेकिन सिर्फ सू योरोंग जानती थी कि मैं अंदर से कितना डरपोक हूं। मुझे लंबे रिश्तों से डर लगता था। मुझे डर था कि अगर कोई मुझे पूरी तरह जान गया तो शायद एक दिन मुझसे ऊब जाएगा। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तो एक शर्त लगाते हैं। मैंने पहली बार बिना मजाक किए उसकी आंखों में देखा। हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। मैं कोई गंदी चाल नहीं चलूंगा। तुम भी पहले से जाओकी को नकारोगी नहीं। देखते हैं क्या वो अपनी सच्चाई से शिया वानिंग का दिल जीत सकता है। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे पूरे 1 महीने तक दक्षिण कैंटीन की मीठी खट्टी पसलियां खिलाओगी। उसने सिर हल्का सा टेढ़ा किया। उसकी आंखों में फिर वही शरारती चमक उभरी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए, मैंने बिना सोचे जवाब दिया, तो 1 महीने तक तुम्हारा हर काम करूंगा। जब बुलाओगी तुरंत आ जाऊंगा। वो मुस्कुराई। पक्का? पक्का? सौदा मंजूर। दोनों ने हाथ मिलाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुकाबला पूरी तरह निष्पक्ष रहे। मैं और सू योरोंग एक गुप्त समझौते पर पहुंचे। हर रात ठीक 9:30 बजे स्कूल के दक्षिणी गेट के बाहर कृत्रिम झील के किनारे वाली बेंच पर मिलेंगे। उस दिन की पूरी स्थिति पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे पर नजर रखेंगे कि किसी ने नियम तो नहीं तोड़े। शुरुआत में ये दुश्मन पक्षों की युद्ध बैठक जैसी थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब इस मुलाकात का मतलब बदलने लगा। समझौते का 7वां दिन था। कृत्रिम झील के किनारे रात की हवा चाकू की तरह चेहरे पर लग रही थी। मैं सिर्फ एक पतली हुडी पहनकर आया था और ठंड से कांप रहा था। दूसरी तरफ सू योरोंग ने मोटा क्रीम रंग का कोट पहन रखा था। उसके हाथ में गर्मा गर्म ओडेन का एक कप था। वो आराम से फुकुदाई खा रही थी। मैं उसे खाते हुए देख रहा था। मेरे निगलने की आवाज शांत रात में साफ सुनाई दे रही थी। उसने हाथ रोक लिया, मुझे घूर कर बोली, खाओगे? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया। इतना कहकर उसने सीधा वो कप मेरी गोद में रख दिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तुम पहले खा चुकी हो। ये तो अप्रत्यक्ष चुंबन हुआ। मेरे लिए खाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे हाथ ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुरंत सींक उठाकर एक टुकड़ा उठा लिया। वो आंखें घुमाकर बोली, इतनी शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। 7 साल की उम्र में मेरा आधा खाया हुआ लच्छा तुमने छीन कर खा लिया था। तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने एक कौर खाया। गरम शोरबा मुंह में फैल गया। उसकी गर्माहट सीधे पेट तक उतर गई। मैंने उसकी तरफ देखा। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ठंड से उसकी नाक हल्की लाल हो गई थी। लंबी पलकें सांसों के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक मेरा दिल जोर से धड़क उठा। हे भगवान, ये चेहरा तो मैं 20 साल से देख रहा हूं। फिर आज अचानक ये इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? ऐसी खूबसूरत कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था।
मैंने जल्दी से दूसरी तरफ देखा। घबराहट छिपाने के लिए शोरबे का एक बड़ा घूंट भर लिया। मैंने बात बदलने की कोशिश की। तुम्हें नहीं लगता जाओ की और सिया वननिंग की प्रगति बहुत धीमी है? सु युरोंग ने पैर से एक कंकड़ दूर लात मारते हुए कहा। सिया वननिंग का स्वभाव बहुत धीमा है और जाओ की तो वैसे भी कम बोलता है। अगर कोई उन्हें थोड़ा धक्का न दे तो दोनों कॉलेज खत्म होने तक भी वहीं के वहीं रहेंगे। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। बचपन से साथ रहने की वजह से हमारी सोच हमेशा एक जैसी रही थी। अगले ही पल हम दोनों एक साथ बोले, क्यों ना हम दोनों चोरी छिपे उनकी मदद करें। यहां तक कि वाक के बीच में कहां रुकेगा। वो भी बिल्कुल एक जैसा था। जो मुकाबला निष्पक्ष रहने वाला था वो पल भर में इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त संयुक्त अभियान बन गया। हमारी पहली संयुक्त योजना थी दोनों को एक हॉरर एस्केप रूम में भेजना। मैंने उत्साह से वीचैट पर सू युरोंग को वॉइस मैसेज भेजा। डर के समय इंसान सबसे ज्यादा अपने साथी पर भरोसा करता है। अगर सिया वानिंग डर गई तो वो जरूर जाओकी का सहारा लेगी। बस उस समय जाओकी थोड़ा बहादुरी दिखा दे, आधा काम वहीं हो जाएगा। रास्ता ठीक से चुनने के लिए, जो डरावना तो हो लेकिन इतना भी नहीं कि किसी का हार्ट अटैक हो जाए। हम दोनों ने पहले खुद जाकर एस्केप रूम देखने का फैसला किया। उस जगह का नाम था मिंगहून। थीम थी पारंपरिक चीनी भूतिया शादी। लेकिन अंदर घुसने के 5 मिनट बाद ही मुझे समझ आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाहर से हमेशा निडर दिखने वाली सू योरोंग जैसे ही उस संकरी गलियारे में पहुंची जहां हरी हरी रोशनी चमक रही थी और शोक संगीत बज रहा था, वो पूरी तरह जम गई। उसने मेरा हुडी कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम आगे चलो, मैंने हैरानी से पूछा। तुम तो कहती थी कि तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। उसने होंठ भींचकर जवाब दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डर नहीं लगता। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि मैं विज्ञान में विश्वास करती हूं, भूत प्रेत में नहीं। उसी समय बगल में रखा ताबूत जोर से खुल गया। लाल दुल्हन के कपड़ों में एक एनपीसी अचानक बैठ गया। आए! सुयोंग जोर से चीखी। अगले ही पल वो सीधे छलांग लगाकर मुझसे लिपट गई। दोनों हाथों से उसने मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली और अपना चेहरा पूरी तरह मेरे सीने में छिपा लिया। उसके जोर से टकराने पर मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। अंधेरे में मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कांप रहा था। उसके बालों से हल्की सी खट्टे फलों जैसी खुशबू आ रही थी, जो एस्केप रूम के धुएं की गंध में भी साफ महसूस हो रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरी शर्ट के आर पार मेरी गर्दन को छू रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां आग जल रही हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। एनपीसी सामने डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं लकड़ी के पुतले की तरह वहीं खड़ा रह गया। मेरा हाथ हवा में रुका रहा, करीब 3 सेकंड तक। फिर मैंने धीरे से उसका हाथ उसकी पीठ पर रखा और हल्के हल्के थपथपाने लगा। डरो मत, सब नकली है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी अपनी आवाज भी भर्रा गई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस और भी जोर से मेरे सीने से चिपक गई। उस पल उसने बिना किसी डर या संकोच के अपनी सारी कमजोरी मेरे हवाले कर दी थी। मैंने धीरे से निगलते हुए महसूस किया कि यह प्यार की रणनीति वाला खेल अब शायद मुझे ही अपने अंदर खींच चुका था और मैं उसमें बहुत गहराई तक डूब चुका था। एस्केप रूम की उस घटना के बाद मेरे और सू योरोंग के बीच कुछ बदल गया था। दिन में हम अब भी दोनों सेनाओं के कमांडर की तरह एक दूसरे से भिड़ते थे, अपने अपने दोस्तों का पक्ष लेते हुए हर बात पर बहस करते थे। लेकिन रात होते ही हम वीचैट पर एक दूसरे को लगातार जानकारी भेजते रहते। हर दिन बातें करते करते रात के 2 बज जाते। पिछले सप्ताहांत हमने तय किया कि जाओ की और सिया वनिंग को एक मशहूर कैट कैफे में डेट पर भेजा जाए, ये देखने के लिए कि जाओ की कहीं फिर कोई बेवकूफी तो नहीं कर रहा। मैं और सू युरोंग टोपी और मास्क पहनकर ऐसे छिपे बैठे थे जैसे कोई वांछित अपराधी हूं। कैफे के कोने वाले सोफे पर बैठकर हम चुपचाप उनकी हर हरकत देख रहे थे। सू युरोंग ने पौधों के बीच से झांकते हुए दांत पीसकर पूछा, जाओ की क्या कर रहा है? वो बिल्ली को सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्यों समझा रहा है? मैंने सिर पकड़ लिया। मैंने उससे कहा था कि कोई दिलचस्प विषय तैयार करना, लेकिन उसके हिसाब से अर्थशास्त्र ही सबसे दिलचस्प चीज है। उसी समय सिया वानिंग अचानक खड़ी हो गई। उसने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां क्या लिन यू और योरोंग बैठे हैं? जाओकी ने तुरंत उधर देखा और हमारी तरफ चल पड़ा। धत,
पकड़े गए। मैंने बिना एक पल गंवाए सू युरोंग का कंधा पकड़ लिया और उसे खींचकर सीधे मेज के नीचे ले गया। मेज के नीचे की जगह बहुत छोटी थी। हम दोनों जैसे तैसे उसमें समाये। बाहर जाओकी के कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। नहीं वानयिंग, तुम्हें शायद भ्रम हुआ है, यहां तो कोई नहीं है। जाओकी की आवाज ठीक हमारे सिर के ऊपर से आई। सिया वाननिंग भी वहीं आकर रुक गई। अजीब है, शायद मैंने गलत देखा, लेकिन दोनों वहीं खड़े होकर बिल्लियों को देखने लगे। मेज के नीचे हल्का सा अंधेरा था, बस थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। जगह इतनी कम थी कि सू युरोंग पूरी तरह मेरे सामने सिमट कर बैठी थी। उसके घुटने मेरी जांघों से लगे हुए थे। हमारी नाकों के बीच मुश्किल से 3 सेंटीमीटर की दूरी थी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, इतना कि मुझे अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा हो। सू योरोंग ने भी वो आवाज सुन ली। उसने ऊपर देखा। उसकी वही शरारती आड़ू जैसी आंखें इस समय घबराहट से हल्की सी भीग गई थीं। उसने होंठ हिलाए। तुम्हारा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे लगा मेरे पूरे शरीर का खून चेहरे पर चढ़ गया है। मैंने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। थोड़ी दूरी बनाने के लिए पीछे हटना चाहा, लेकिन धड़ाम, मेरे सिर का पिछला हिस्सा सीधे मेज के पैर से टकरा गया। उफ, मैंने दर्द से सांस खींची। सू योरोंग घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया और सीधे मेरा मुंह बंद कर दिया। उसकी हथेली गर्म और मुलायम थी। उसकी उंगलियां मेरे होंठों को छू रही थीं। उस एक पल में जैसे समय रुक गया। मैंने सामने खड़ी सू योरोंग को देखा। उसके शरीर से वही हल्की खट्टे फलों जैसी खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे मन में एक बेहद खतरनाक इच्छा पैदा हुई। मैं उसकी उस हथेली को हल्का सा काट लेना चाहता था। मेरी आंखों का भाव बदल गया। घबराहट की जगह अब उनमें एक अजीब सी गहराई आ गई थी। सू युरोंग ने शायद ये बदलाव महसूस कर लिया। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। उसने बिजली छू लेने की तरह अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन मैंने साफ देखा, उसके कान पल भर में लाल हो गए थे। इतने लाल मानो खून टपक पड़े। हम दोनों पूरे 10 मिनट तक उसी मेज के नीचे चुपचाप बैठे रहे। जब जाओकी और सिया वानिंग वहां से चले गए, तब हम बाहर निकले। लेकिन न उसने मेरी तरफ देखा, न मैंने उसकी तरफ। हम दोनों अजीब तरह से एक साथ एक ही चाल में चलते हुए कैफे से बाहर निकल गए। कैट कैफे से लौटने के बाद मेरे दिमाग में 3 मिनट वाला जोश लगातार चेतावनी देने लगा। मैं डर गया। मैं खुद को सबसे अच्छी तरह जानता था। मुझे डर था, कहीं ये सब सिर्फ चोरी छिपे मिलने का रोमांच और नई उत्तेजना तो नहीं। अगर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, हम दोनों साथ आ गए, और फिर 1 हफ्ते बाद मुझे सब फीका लगने लगा तो? अगर सामने कोई और लड़की होती तो जो होना होता हो जाता। ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ पड़ते। लेकिन अगर सामने सू योरोंग थी और मैंने उसे चोट पहुंचा दी, तो मैं इस दुनिया में उसे एक इंसान को हमेशा के लिए खो देता जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी। तब दोस्त भी नहीं बचते। मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को उससे दूर करना होगा। मैंने उसके संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। रात को कृत्रिम झील पर जाना छोड़ दिया। रास्ते में वो मिलती तो भी अनजान बनकर निकल जाता। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मैंने उससे बात करना बंद किए 4 दिन ही हुए थे कि शेनजे नाम का एक लड़का सामने आ गया। वो कानून विभाग का होनहार छात्र था, स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष, दिखने में भी बेहद आकर्षक। और सबसे बड़ी बात, वो पूरे दिल से सू योरोंग का पीछा कर रहा था। उस शाम मैं अभी अभी लाइब्रेरी से बाहर निकला था। तभी मैंने देखा पेड़ों से घिरी सड़क के किनारे सू योरोंग और शेनजे साथ खड़े थे। शेनजे के हाथ में गर्म दूध वाली चाय थी। वो सिर झुकाकर बहुत नरम आवाज में उससे कुछ कह रहा था। सू योरोंग हल्के से मुस्कुराई। सिर्फ मुस्कुराई ही नहीं, शेनजे ने बहुत स्वाभाविक ढंग से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के पास बिखरे बाल भी ठीक कर दिए। और सू योरोंग पीछे भी नहीं हटी। मेरे दिमाग में बची हुई आखिरी समझदारी उसी पल टूट गई। क्या 3 मिनट का जोश? क्या खुद को बचाने की कोशिश? सब भाड़ में जाए। जब मुझे होश आया, मैं तूफान की तरह दौड़कर उनके सामने पहुंच चुका था। मैंने जोर से शेनजे का हाथ झटक दिया।
चटाक! हवा एकदम जम गई। सु योरोंग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, लिन यू, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने शेंजे को घूरते हुए कहा, तुम्हें पागलपन दिख रहा है? मैंने सु योरोंग की कलाई पकड़कर उसे अपने पीछे खींच लिया, जैसे कोई कुत्ता अपने खाने की रखवाली करता है। मैंने शेंजे की तरफ देखकर कहा, सीनियर, इसे ज्यादा मीठी दूध वाली चाय पसंद नहीं है। आपकी भावना ये समझ गई है। शेंजे बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपना सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा ठीक किया, फिर शांत स्वर में बोला, लिन यू, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। जहां तक मुझे पता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स मौसम बदलने से भी तेज बदलते हो। योरोंग बहुत अच्छी लड़की है। उसे एक स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता चाहिए, इसलिए कृपया उससे दूर रहो। अपना 3 मिनट वाला जोश उसके ऊपर मत आजमाओ। उसकी बातें ऐसी थीं जैसे कोई तेज चाकू मेरे सबसे छिपे हुए घाव पर सीधा वार कर रहा हो। मैं वहीं जम गया। हाँ, मेरे पास उसे रोकने का क्या हक था? वो कानून का होनहार छात्र था, जिम्मेदार, ईमानदार, और मैं एक ऐसा इंसान जो किसी भी समय ठंडा पड़ सकता था। मेरी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। सु योरोंग ने मेरी कलाई छुड़ा ली। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लिन यू, क्या तुम्हें डर है कि अगर मैं किसी और के साथ रिश्ते में चली गई तो तुम्हारे साथ ये बच्चों वाला गुप्त मिशन खेलने वाला कोई नहीं बचेगा? वो हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी बिल्कुल ठंडी थी। जिसे अच्छा समझते हो उसके पीछे पड़ जाते हो, और जब कोई दूसरा मेरे पास आता है तो तुम्हारे अंदर बस अधिकार जताने की भावना जाग जाती है। तुम्हारी ये घटिया आदत आखिर कब बदलेगी? फिर उसने शेंजे की तरफ देखा। सीनियर, चलते हैं। शेंजे ने जाते जाते एक बार मेरी तरफ देखा और दोनों वहां से चले गए। मैं ठंडी हवा में अकेला खड़ा रहा, उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा। मुझे लगा था मैं जल्दी ही फिर सामान्य हो जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, फिर सब भूल जाऊंगा। लेकिन आधा महीना बीत गया। मैं बिल्कुल आवारा कुत्ते जैसी हालत में जी रहा था। मैंने खुद को पहले की तरह दूसरी लड़कियों में उलझाने की कोशिश की। मैं एक दूसरी लड़की के साथ खाने पर भी गया, लेकिन रेस्तरां में उसके सामने बैठा हुआ भी मेरे दिमाग में सिर्फ सु योरोंग थी। उसके होंठों के किनारे लगी मीठी खट्टी पसलियों की चटनी याद आ रही थी। मुझे अचानक घिन सी महसूस हुई। मैंने कोई बहाना बनाया और वहां से भाग निकला। तभी मुझे समझ आया, ये 3 मिनट का जोश नहीं था। ये तो 20 साल से मेरे अंदर पल रही एक लाइलाज बीमारी थी, और आधा महीना पहले वो पूरी तरह फूट पड़ी थी। अब उसका कोई इलाज नहीं था। मोड़ आया कॉलेज के नववर्ष स्वागत समारोह में। मेरे और सु योरोंग के बीच चल रही ठंडी लड़ाई की वजह से जाओ ची और शिया वानिंग बीच में फंस गए थे। आखिरकार दोनों ने जबरदस्ती हमें एक ही पंक्ति में बैठा दिया। बीच में वे दोनों थे और दोनों तरफ हम। कार्यक्रम अपने सबसे मजेदार हिस्से में पहुंचा। ढोल रुका, फूल जिस पर रुका, सच या साहस। ढोल की आवाज बंद हुई और लाल फूल सीधे मेरी गोद में आ गिरा। पूरे सभागार की स्पॉटलाइट एक साथ मुझ पर आ गई। मंच पर खड़ी सीनियर मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, हमारे प्रबंधन विभाग के मशहूर लिन यू, बताइए, सच चुनोगे या साहस? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सच। उसने सबसे कठिन सवाल वाला कार्ड उठाया। कार्ड पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पूरे हॉल में गूंजती आवाज में पढ़ा, क्या इस समय आपके दिल में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सचमुच प्यार करते हैं? अगर है तो आपने अब तक उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं कही? और अगर नहीं कहेंगे तो उसे कब तक छोड़ देने का इरादा है? पूरा सभागार एक पल के लिए शांत हो गया। फिर चारों तरफ से जोरदार शोर और सीटियां गूंज उठीं। आखिर लिन यू के बारे में पूरे कॉलेज में यही मशहूर था कि वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। मेरे हाथ में पकड़ा माइक्रोफोन पसीने से फिसलने लगा। मैंने अनायास जाओकी के कंधे के पार देखा। सु योरोंग वहीं बैठी थी। आज उसने हल्का सा मेकअप किया था। काले मखमली गाउन में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस चुपचाप मंच की तरफ देखती रही। उसकी ये बेरुखी मेरे दिल में सीधी चुभ गई। उस पल मैंने मन ही मन सब छोड़ दिया। भाड़ में जाए 3 मिनट का जोश, भाड़ में जाए खुद को बचाने की कोशिश। अगर आज नहीं कहा तो शायद पूरी जिंदगी पछतावे में बीतेगी। मैंने गहरी सांस ली, माइक्रोफोन होठों तक ले गया। मेरी आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। हाँ, मेरे दिल में कोई है,
पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मेरी नज़र सिर्फ सू योरोंग पर टिकी रही। मुझे उससे कब से प्यार है मुझे नहीं पता। शायद 1 महीने से, या शायद पूरे 20 साल से। मेरी आवाज़ हल्के हल्के कांप रही थी। मैंने उससे अपने दिल की बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। मैं जिम्मेदारी से डरता हूँ, रिश्ता गहरा होने से डरता हूँ। इसलिए हमेशा ऐसा दिखाता हूँ जैसे मुझे किसी बात की परवाह ही नहीं। जैसे ही कोई रिश्ता हमेशा के लिए बनने लगता है, मैं भाग जाता हूँ। मुझे लगा इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर मैं उससे दूर चला जाऊं तो मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा। लेकिन इन पिछले 15 दिनों में मुझे समझ आ गया कि मैं पूरी तरह गलत था, बहुत ज्यादा गलत। पूरा सभागार अब बिल्कुल शांत था। हर कोई मेरी बात सुन रहा था। मैंने आगे कहा, मुझे अब समझ आया है, समस्या ये नहीं थी कि मेरा जोश सिर्फ 3 मिनट चलता है। असल बात ये थी कि पहले मुझे कभी ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिसके लिए मैं उन 3 मिनटों को पूरी जिंदगी में बदलना चाहता। मैं कुछ पल रुका। मेरी आंखें भर आई थीं। मैं उससे अपने दिल की बात इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि वो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मुझे डर था अगर एक दिन मैं फिर पहले जैसा हो गया तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं खुद दर्द सह सकता हूं, लेकिन उसे रोते हुए नहीं देख सकता। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। मैंने सोचा अब शायद सब खत्म हो गया। मैं मुड़ा और मंच से नीचे उतरने लगा। तभी पीछे से एक कांपती हुई लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, लिन यू। मैं वहीं रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सू युरोंग अपनी सीट से उठ चुकी थी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज पूरे सभागार में साफ सुनाई दे रही थी। वो ऊंची एड़ी की सैंडल पहने एक एक कदम चलती हुई सबकी हैरान निगाहों के बीच सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आड़ू जैसी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। नाक पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने दांत भींच कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अभी जो तुमने कहा वो बहुत भावुक था, बहुत महान था, और तुम किसी दुख भरे प्रेम कहानी के नायक लग रहे थे? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंसू लगातार बह रहे थे। मैं घबरा गया, दिल जैसे किसी ने कस कर पकड़ लिया हो। मैंने घबरा कर उसका आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। You're wrong। मुझे मत छुओ। उसने मेरा हाथ झटक दिया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी शर्ट का कॉलर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जोर से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हमारे बीच मुश्किल से 2 सेंटीमीटर का फासला रह गया। सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने लाल आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, लिन यू, तुम मेरी तरफ से फैसला करने वाले होते कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती तुम कैसे इंसान हो? जब तुम 3 साल के थे, मेरा खिलौना छीन लेते थे। 15 साल की उम्र में मुझसे कहा था कि जिंदगी भर मेरी रक्षा करोगे, और अगले ही दिन दूसरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रेम पत्र देने पहुंच गए थे। तुम कैसे इंसान हो, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह मैं जानती हूँ। नीचे बैठे लोग एक साथ हैरानी से सांस खींचने लगे, लेकिन सू युरोंग को किसी की परवाह नहीं थी। उसके आंसू लगातार मेरी हथेली पर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी त्वचा को पार करके सीधे दिल तक पहुंच रहे हों। उसने मेरी शर्ट और कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए। लेकिन लिन यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे किसी और के हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगी? तुम्हारा ये 3 मिनट वाला जोश अगर सचमुच कभी ठंडा पड़ गया तो मैं तुम्हें खुद भट्टी में डालकर फिर से गर्म कर दूंगी। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मैंने पूरे 20 साल तुम्हारा इंतजार किया है। अब मैं अपना मूल और ब्याज दोनों किसी और को नहीं जाने दूंगी। पूरा सभागार एकदम शांत था। सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मैं उसके सामने खड़ा था, उस लड़की को देख रहा था जो इस दुनिया में अकेली ऐसी इंसान थी जिसने मेरी आत्मा तक को पूरी तरह देख लिया था। मेरी हर कमजोरी, हर डर, हर कमी, सब कुछ जानती थी। फिर भी वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी पल मेरे अंदर पिछले 20 सालों से खड़ी वो दीवार पूरी तरह ढह गई। मैंने उसकी पकड़ छुड़ाई, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे पूरी ताकत से अपनी बाहों में भर लिया, इतनी जोर से जैसे उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेना चाहता हूं।
मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। मेरी आवाज पूरी तरह भर्रा गई थी। अब नहीं भागूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अब कभी नहीं भागूंगा। सू युरोंग ने सुबकते हुए कहा, अगर फिर भागे तो देख लेना। अगले ही पल उसने मेरे कंधे पर जोर से काट लिया। शर्ट के ऊपर से भी दांतों का गहरा निशान पड़ गया। बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं हंस पड़ा, आंखों में आंसू लिए। ये उसकी सजा भी थी, और मेरी जिंदगी की सबसे कीमती मुहर भी। उस रात हम पूरे कॉलेज की निगाहों के बीच सभागार से कैसे बाहर निकले मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि नीचे बैठे शेंजे के चेहरे का रंग उड़ चुका था, और जाओ की इतनी जोर से ताली बजा रहा था कि उसकी हथेलियां लाल हो गई थीं। लेकिन रिश्ता शुरू होने के अगले ही दिन हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल आ गई। दोनों परिवारों को कैसे बताएं, क्योंकि हमारे घर वाले पुराने दोस्त थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे। हर सप्ताहांत दोनों परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे। शनिवार की रात इस बार खाना हमारे घर पर था। सू युरोंग के माता पिता, मेरे माता पिता, सब लोग खाने की मेज पर बैठकर शेयर बाजार की बातें कर रहे थे। मैं और सू युरोंग आमने सामने बैठे थे। मेजपोश के नीचे हमारी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं। दोनों की हथेलियां पसीने से भीगी थीं। बचपन के दोस्त से अचानक प्रेमी प्रेमिका बन जाना हम दोनों के लिए अब भी अजीब था। मेरी नजर मेज पर रखी उबली हुई झींगों की प्लेट पर पड़ी। सू युरोंग को बचपन से झींगे बहुत पसंद थे, लेकिन उन्हें छीलना बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले होता तो मैं पहले उसका मजाक उड़ाता, फिर एहसान जताते हुए दो चार झींगे छील देता। लेकिन आज मेरे शरीर ने दिमाग की एक नहीं सुनी। मैंने पूरी प्लेट उठाई, एक एक करके सारे झींगे छील दिए, पूरा कटोरा भरकर उसके सामने रख दिया। फिर नैपकिन उठाकर उसके होंठों के किनारे लगी चटनी भी पोंछ दी, और बहुत नरम आवाज में बोला, आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। शेयर बाजार की बातें बंद, टीवी की आवाज भी जैसे गायब हो गई। चारों बड़े हमें घूर रहे थे। मेरी मां के हाथ से मांस का टुकड़ा प्लेट में गिर गया। उन्होंने कांपती उंगली से पहले मेरी तरफ, फिर सू युरोंग की तरफ इशारा किया। तुम दोनों हमसे छिपा कर क्या कर रहे हो? सू युरोंग का चेहरा उबले हुए केकड़े की तरह लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली, आंटी, वो तभी मेरे पापा ने जोर से मेज पर हाथ मारा। कटोरियां तक हिल गईं। उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा, लिन यू, तू आखिरकार हमारी युरोंग पर भी हाथ साफ कर ही दिया। बाकी लड़कियों तक तो ठीक था, अब पड़ोस की बेटी को भी नहीं छोड़ा। आज तेरी टांग तोड़ दूंगा। इतना कहकर वे सचमुच झाड़ू ढूंढने लगे। अंकल, नहीं अंकल, मत मारिए। सू युरोंग घबराकर तुरंत मेरे सामने आ गई। पहले मैंने कदम बढ़ाया था, मैं भी जल्दी से बोला, नहीं पहले मैंने। पूरा घर एक कॉमेडी नाटक बन गया। आधे घंटे तक हम दोनों ने मिलकर उन्हें समझाया, कसम खाई, वादा किया कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। तब जाकर चारों बड़े किसी तरह माने। रात का खाना खत्म होने के बाद मैं सू युरोंग को उसके घर छोड़ने गया। हालांकि हमारे घरों के बीच मुश्किल से 20 मीटर की दूरी थी, फिर भी हम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। स्ट्रीट लाइट में हमारी परछाइयां लंबी हो गई थीं। उसके घर के नीचे पहुंचकर वो अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा। लिन यू, अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने हल्के से होंठ काटे। उसके चेहरे पर पहली बार असुरक्षा दिखाई दी। तुम्हारा 3 मिनट वाला जोश अभी भी है? मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। मैं एक कदम आगे बढ़ा, उसे धीरे से दीवार के सहारे रोक दिया। हमारे माथे आपस में टिक गए। मैंने धीरे से कहा, सू युरोंग, तुम जानती हो, जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर काबू नहीं रहता। मुझे अब समझ आया है, मैं पहले कितना बेवकूफ था। मैं हमेशा ऐसा प्यार ढूंढता रहा जो कभी ठंडा ना पड़े। लेकिन अब समझ आया, प्यार कोई हमेशा जलती रहने वाली आग नहीं है। प्यार वो इंसान है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर हर दिन उस आग में नई लकड़ियां डालता रहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी कलाई की धड़कन को उंगलियों से महसूस करते हुए कहा, मेरा 3 मिनट वाला जोश असल में एक ऐसा अंतहीन चक्र था जिसे कभी रुकने की वजह ही नहीं मिली। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, लेकिन अब यह चक्र पूरा हो गया है। लिन यू की जिंदगी का आखिरी पड़ाव सिर्फ और सिर्फ सू युरोंग है। उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा,
उसकी आंखों से सारी बेचैनी और डर गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ कोमलता रह गई थी। वो पंजों के बल उठी, दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी और बिना एक पल रुके अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। उस चुंबन में कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ पूरी तरह से एक दूसरे को स्वीकार कर लेने का साहस था। मैंने उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उस 20 साल देर से आए चुंबन को और गहरा कर दिया। अगर दिल की धड़कनों की कोई गिनती होती तो पहले मैं शायद 1 लाख बार सिर्फ 3 मिनट के लिए धड़कता था, लेकिन अब वे 1 लाख छोटी छोटी धड़कनें आखिरकार एक ही मंजिल तक पहुंच गई थीं। 1 लाख 1वीं धड़कन पर मैंने आखिरकार उसे थाम लिया और अब मैं उसे कभी ठंडा नहीं पड़ने दूंगा।